सजेशन मैंने इसमें एक पूरा काफ़ी डिटेल सजेशन दिए हैं कि किस किस तरह से हमारे इस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को हम रिवैम्प कर सकते हैं, और एफबीआर और एसआरबी, एफबीआर हो गया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गया, एफआईए है, और मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी इदारे हैं वो कैसे जो है वो इस पूरे बिल्डर्स एंड डेवलपर की पूरी अकाउंटिंग और मैकेनिज्म को कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कि इस सेक्टर में बहुत ओपन कैश आता है। ओपन कैश आने के बाद वो ओपन कैश डिसबर्स भी हो जाता है जिसकी कोई रिकॉर्डिंग बैंक के थ्रू नहीं होती। तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको अकाउंट फॉर करें, उसको लाजिम मैंडेटरी करें कि वो सारा बैंकिंग चैनल के थ्रू राउट हो। जैसे स्टॉक एक्सचेंज या ब्रोकरेज हाउस में कैश फॉर्म में कोई भी डिपॉजिट नहीं कर सकता स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि जिसके भी अकाउंट होता है स्टॉक एक्सचेंज या ब्रोकरेज हाउस में वो डायरेक्टली कैश जाके जमा नहीं करा सकता इन एक्सेस ऑफ 25,000। ये स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेशन लेटर को अभी निकाला हुआ है। 25,000 से एक्सेस वो डिपॉजिट नहीं कर सकता, क्योंकि पहले मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू काफ़ी पैसा जो है ना वो इन ब्रोकरेज हाउस के तहत रिसीव होता था और फिर वो स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता था। फिर बाद में उसकी जब विड्रॉल होती थी तो वो चेक की फॉर्म में आउट करके लेके चले जाता था एक इन्वेस्टर। ये तो स्टॉक एक्सचेंज है तो उसके लिए रोका है उन्होंने, इसको रिस्ट्रिक्ट किया है कि ताकि कैश की फॉर्म में कम से कम ट्रांजैक्शन हो। लेकिन बिल्डर्स के पास ज़्यादातर जो है वो कैश कलेक्शन ही होती हैं, और कैश कलेक्शन को वो डायरेक्टली राउट भी कर रहे होते हैं विदाउट इंटरिंग द बैंक। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसको लाजमी उन्होंने अथॉरिटीज़ को चाहिए कि उसको चेक एंड बैलेंस करें और उसको ऑडिट के लिए एक पूरा ओवरसाइट बोर्ड बनाएं जिसका बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए, ताकि वो उसको प्रॉपर ऑडिट करें, अकाउंट्स का भी ऑडिट करें, उसकी कंस्ट्रक्शन का भी ऑडिट करें, और जितने भी लूप होल्स हैं उसको टाइमली रेक्टिफाई करें इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। अच्छा, मैं ये सजेशन पे अगर बात कर लूँ तो सजेशन में पहली सजेशन है रीजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्लो डाउन फ्रॉम टेन्योर अप्रूव इट शुड बी 20% बिफोर एंड आफ्टर द कंप्लीशन लाइफ। ये 20% से ज़्यादा लाइफ से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है और वो 3 साल के लिए अप्रूव हुई होती है, 4 साल के लिए अप्रूव हुई होती है, और 10 साल तक उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। तो एसबीसीए को इसमें बहुत ज़्यादा देखने की जो इंटरफेयर करने की बात है कि वो क्यों कंस्ट्रक्शन स्लो हो रही है और उसकी कलेक्शन का क्या पैटर्न चल रहा है। फिर कलेक्शन के साथ साथ जो है वो उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड वो क्यों नहीं उस प्रोजेक्ट पे लग रही। तो ये सारी चीज़ें एक क्वेश्चनेबल चैलेंज है अथॉरिटीज़ के लिए कि वो उसको इन्फोर्स करवाएं कि जो टाइम जो है वो 20% से ज़्यादा एक्सीड ना करे। इसी तरह से लेटर हेड जो हैं लेटर हेड्स जो हैं वो इनके लाजमी रजिस्टर होने चाहिए फ्रॉम द अथॉरिटीज़। और इसमें ये होता है कि कुछ रजिस्टर जब अथॉरिटीज़ के साथ लेटर हेड्स फॉरवर्ड भी कर देते हैं तो सेम लेटर हेड जो है वो बैंक के पास भी होना चाहिए। लेटर हेड्स की फॉर्म में चेंज ना हो, एक ही लेटर हेड हो तो बिल्डर एंड डेवलपर का वही लेटर हेड जो है वो मल्टीपल यूजेज के अंदर वहाँ पर रजिस्टर हो। डिफरेंट लेटर हेड्स बनाकर फिर वो उसका मिसयूज होता है। इस तरह से ये भी अथॉरिटीज़ के लिए चैलेंज है कि उसको मिसयूज को रोकें, ताकि कल को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फेक लेटर हेड के ऊपर होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा इन द आइज ऑफ द लॉ। थर्ड पार्टी चेक्स को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास। थर्ड पार्टी चेक्स ठीक ठाक कलेक्शन होती हैं इन एक्सेस ऑफ 25,000। यानी कि तो कस्टमर है, कस्टमर अपना चेक नहीं देता बल्कि अपने भाई का या अपने किसी रिलेटिव का वो चेक दे देता है, या किसी पार्टी का वो चेक लाकर तो बिल्डर के पास दे देता है और अपनी कलेक्शंस को अपने इसमें इंक्लूड कर लेता है। तो ये थर्ड पार्टी कलेक्शंस को भी अवॉइड करना चाहिए कि ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका है कि किसी अपने चेक की बजाय किसी और का चेक प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, दूसरा ये है कि बैंक अकाउंट शुड बी लिमिटेड ट्रांजैक्शन। बैंक अकाउंट शुड बी लिमिटेड, ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बैंक अकाउंट बहुत लिमिटेड होना चाहिए। ज़्यादा होने से क्या होता है कि मिसलीडिंग होती है और अथॉरिटीज़ उसको अकाउंट फॉर नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रांसफ़र बिटवीन द अकाउंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने में जो है वो डिपॉजिट विड्रॉल से ट्रांजेक्शन तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रांसफ़र अगर उसको एलिमिनेट करें ज़्यादा ट्रांसफ़र निकलेंगे, बाकी कुछ जो है ना वो ट्रांजेक्शन निकलती हैं। तो बेहतर ये है कि लिमिटेड ट्रांजेक्शन हो
कम ट्रांजेक्शन जो है वो भी लिमिटेड हो और बैंक अकाउंट भी लिमिटेड हो, और उसको मॉनिटर कर रहे हो, बिल्डर के अकाउंट को भी टाइमली मॉनिटर किया जा रहा हो कि कितने कितने डिपॉजिट्स हो रहे हैं, डिपॉजिट के साथ पेमेंट हो रही है। इसी तरह से फिर बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो द टाइटल ऑफ द चेक। बैंक स्टेटमेंट में क्योंकि टाइटल ऑफ चेक मेंशन नहीं होता, तो कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग या जो भी कहीं से भी पैसा आता है, कोई भी चेक आता है कैश क्रॉस, वो सब जो है ना वो अकाउंट में डिपॉजिट हो रहे होते हैं, और अथॉरिटीज उनको इससे अथॉरिटीज अथॉरिटीज ये सब चेक नहीं कर रही होती, ना उसका ऑडिट हो रहा होता है प्रॉपर ऑडिट कि ये पैसे कैश क्रॉस की फॉर्म में कैसे जो है ना वो एक थर्ड पार्टी अकाउंट के थ्रू इस अकाउंट में आके हुए डिपॉजिट। ठीक है। सिक्स सजेशन ये है कि बिल्डर change bank accounts and ask public to give official builder names and unofficial cash blank title checks to deposit in another account। अच्छा, ये भी एक अमंग प्रैक्टिस है बिल्डर्स में कि अनऑफिशियल और ऑफिशियल पेमेंट्स की। ऑफिशियल पेमेंट होगी डेफिनेटली थ्रू द चेक होगी, और अनऑफिशियल पेमेंट या तो वो चेक के थ्रू होगी या वो कैश क्रॉस की फॉर्म में एक अलग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए ली जाती है। तो इसके लिए भी अथॉरिटीज़ को लुक आफ्टर करना चाहिए कि वो जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो डेफिनेटली वो उसी रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट के अंदर ऑफ द बिल्डर के डिपॉजिट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। इसी तरह से सेवरल ऑडिटेबल एरियाज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड अकाउंटिंग रिमेन अनऑडिटेड। कोई ऑडिट नहीं होता है इनका। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो ऑडिट होगा, लेकिन सोल प्रोवाइडर जो मेजॉरिटी बिल्डर्स डेवलपर्स हैं वो सोल प्रोवाइडर हैं, तो उन पर ऑडिट उस तरह से अप्लाई नहीं होता, और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग भी कंस्ट्रक्शन भी सब रिमेन अनऑडिटेड रह जाती हैं, और बिल्डर जो है वो अपनी सोल बिल के ऊपर अपना परफॉर्म कर रहा होता है अपने फंक्शंस को। तो ये ईयरली ऑडिट इनको मैंडेटरी करना चाहिए। चाहिए पार्टनर्स तो रजिस्टर्ड एज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये सब रजिस्टर्ड हों, और ईयरली ऑडिट इनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए। Post-dated checks and open checks to steel and other suppliers contractors should not be allowed to bounce again and again। Post-dated checks जो है वो स्टील या सरिये या सप्लायर या डिफरेंट सप्लायर्स को इशू कर दिए जाते हैं जो कि मार्केट में कैश क्रॉस के फॉर्म में चल रहे होते हैं, और उससे ये होता है कि जिसको कैश क्रॉस का चेक दिया वो उसने उसने नेक्स्ट किसी पार्टी को दे दिया, तो फिर उस बिजनेसमैन ने वही चेक किसी और थर्ड पार्टी को दे दिया, करते करते कि जो है ना वो पोस्ट डेट चेक काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पार्टीज में राउट हो जाते हैं। तो उसको भी मिनिमाइज करने के लिए, पोस्ट डेट चेक्स को मिनिमाइज करने के लिए अथॉरिटीज़ को चाहिए कि एक पूरा एक मैकेनिज्म लेकर आए। चेक कॉपी शुड बी अटैच विद एवरी सिग्निफिकेंट पेमेंट। कोई भी पेमेंट हो उसमें चेक की कॉपी लाजमी अटैच हो ताकि पता लगे कि क्या टाइटल है उसका और किस पार्टी को पेमेंट हुई है। Flat owner name check should be restricted to all proceed installment up to 90% tally with the bank statement। 90% टैली होना चाहिए कि सारी पेमेंट्स जो है वो कलेक्शन की, जो कि कंस्ट्रक्शन के जो कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स की 90% जो कलेक्शन हैं दैट शुड बी मैच विद द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द बिल्डर। एक और सजेशन है, क्वालिफाइड विजिलेंट इंजीनियर्स आर नीडेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को एक तो होता है कि ना रजिस्टर करना, और दूसरा एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूशन करने वाले जो इंजीनियर्स होते हैं अगर वो विजिलेंट नहीं है तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स रह जाते हैं और कंस्ट्रक्शन के अंदर फ्लॉज आते हैं। फिर इसी तरह से प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम होना चाहिए, एम्प्लॉय का डेटाबेस मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि सोल प्रोवाइडर ज़्यादातर बिल्डर्स एंड डेवलपर होते हैं तो वो इस पर इतना फोकस नहीं करते कि जो उनका स्टाफ है या फिर जो उनके कॉन्ट्रैक्टर में जो लोग आके काम कर रहे हैं उनकी प्रेमिसेस में वो सही है या नहीं है, या उनका जो प्रीवियस प्रायर बैकग्राउंड सही है या वो कोई क्रिमिनल केस में थे, वो सारी चीज़ें जो है ना वो एक प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रही। तो इस इंडस्ट्री को जब इंडस्ट्री का दर्जा दिया है तो डेफिनेटली उन सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए ताकि थेफ्ट और फ्रॉड को जो है ना वो इसके रिस्क को कम से कम किया जा सके। सेफ गार्डिंग ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर इन केस ऑफ द डेथ।
जब किसी का पार्टनर का इंतकाल हो जाता है तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है बिल्डर डेवलपर्स के पास, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेक उनकी फैमिली के लिए काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंज होती है कि वो उस प्रॉफिट मार्जिन के तहत जो उसके दूसरे पार्टनर को मिल रहा है वही शेयर उसको भी मिले। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन फैमिलीज़ के लिए भी जो पार्टनर होते हैं, जो डिसीज़ पार्टनर की फैमिलीज़ होती हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को एक पूरा मैकेनिज्म लेकर आना चाहिए कि कैसे जो है वो डिसीज पार्टनर की केस के अंदर जब उसका इंतकाल हो जाए तो फिर दूसरा पार्टनर कैसे उसको पेमेंट का जो है ना वो एक पूरा स्ट्रीम फॉलो करे। इसी तरह से सीमेंट और स्टील का रेशो जो है वो भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज़ होता है, जो कि टाइमली चेक होना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन हो जाती है, कंस्ट्रक्शन के बाद तो फिर सब चीज़ें जो है ना वो क्लस्टर में जो है वो कवर अप हो जाती हैं, लेकिन अंदर से जो फ्लॉज रह जाते हैं वो बाद में ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स पता लगते हैं। फिर इसी तरह डिपॉजिट एंड विड्रॉल मैकेनिज्म शुड बी क्लियर एंड ऑडिटेबल फ्रॉम द अकाउंट्स। फिर फंड रिसीव शुड बी मैक्सिमम बी यूटिलाइज ऑन द रेलेवेंट प्रोजेक्ट ओनली, ये भी एक सजेशन है। If fund received in another project title bank account must be avoided, कोई और बैंक अकाउंट के अंदर रिस्पेक्टिव जो प्रोजेक्ट के जो पैसे हैं, जो कलेक्शन हैं, वो डिपॉजिट ना हो दूसरे प्रोजेक्ट में। ये सप्लायर प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट में जो सप्लायर जो लोग देते हैं, अक्सर सप्लायर जो अपने मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो पेमेंट अब प्रोसेस करने के लिए जब आस्क करते हैं तो बिल्डर्स नॉर्मली उनको पोस्ट रेट चेक दे देते हैं और वो पोस्ट रेट चेक फिर बाउंस टू बाउंस टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो इसकी इनकी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए कि बार बार चेक जो है वो बाउंस ना हो। और अथॉरिटीज़ शुड इन्वॉल्व अथॉरिटीज़ को इसमें कोई एक मैकेनिज्म लेकर आना चाहिए कि मैक्सिमम 3 टाइम्स के बाद वो पेमेंट जो है वो पेमेंट लाजमी जो है ना वो बाय बिल्डर्स को इन्फोर्स करे कि वो इसको पेमेंट करके तो चैप्टर वाइंड अप करे। इसी तरह से ये जो साइनिंग अदर डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, इसकी फॉर्म में अगर 70 लाख का या 1 करोड़ का फ्लैट है तो अदर डेवलपमेंट की चार्जेस की फॉर्म में तकरीबन 25% एक्स्ट्रा जो है ना वो कलेक्शन बिल्डर्स जो है ना एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वो लेते हैं। तो ये कस्टमर्स के लिए, पब्लिक के लिए बहुत बड़ा हर्डल होती है कि अगर उन्होंने 1 करोड़ का फ्लैट बुक कराया है और उनको 1 करोड़ 25 लाख एंड ऑफ द प्रोजेक्ट देना पड़े तो उनकी सारी फिजिबिलिटी या उनकी पूरी प्लानिंग आउट हो जाती है। और अगर वो ना 25 लाख रुपए एडिशनल पे करें डेवलपमेंट चार्जेस के तो उनका यूनिट कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये जो है वो साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के वक्त ज़रूरी है कि इसको अकाउंट फॉर कर लें और इसको मैंडेटरी जो है वो सारे चार्जेस होने चाहिए। और इवन पीएमटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, ये सारे पहले से ही तय हों और अथॉरिटीज़ भी जो है ना वो पहले से अपना एक चार्ट ऑफ एक्सपेंसेस डिफाइन कर दें जो कि बिल्डर्स के लिए हो कि वो उस एक्सपेंसेस को या उस चार्जेस को पे करके अपनी जो एनओसी है वो इशू कर सकें। इसी तरह रजिस्ट्रेशन ऑन द बायोमेट्रिक फॉर ट्रांसफ़र हैव बीन स्टार्टेड। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए बायोमेट्रिक तो स्टार्ट हो गया है, बट नेविगेशन थ्रू द गूगल अर्थ मैप हैव नॉट बीन लिंक्ड टू द प्रॉपर्टी एग्जैक्ट लोकेशन। ये भी जो है वो एक सजेशन है कराची की या पूरे पाकिस्तान की, उसको डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, इसकी जो है वो मैपिंग होनी चाहिए। मैप शुड लिंक टू द प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसके साथ साथ CNIC के साथ साथ आपकी जितने भी प्रॉपर्टी नंबर है उस CNIC की बेसिस पे हमारे सारे बैंक अकाउंट, हमारी डिफरेंट प्रोविंस मूवमेंट जो है, ये हमारे जितने भी एसेट्स हैं दैट शुड बी लिंक्ड। बट अथॉरिटीज़ के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो इसको कहाँ तक स्ट्रीमलाइन करती हैं।